हेलो सर, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी कंसल्टेंट में। 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम क्या होने वाला है? स्टार्ट होने वाला है। और उम्मीद है कि आप सभी लोग तैयारी भी किए होंगे, सब लोग तैयारी कर लिए होंगे बोर्ड एग्ज़ाम की। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। आज हम लोग बात करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन करने के बाद, बोर्ड एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के बाद, जब आप अपने सेंटर पर पहुंचेंगे, अपने क्लास में पहुंचेंगे, तो वहाँ पर जाकर के आपको कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है, किन बातों पर ध्यान देना है। अगर आप 12th में हैं तो भी आपने बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हों और चाहे यूपी बोर्ड से हों या आईसीएसई बोर्ड से हों। अगर आप 10th में हैं तो आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम पहली बार है। 12th में हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम आपने इसलिए नहीं दिया क्योंकि कोरोना सिचुएशन था, पेंडेमिक के समय में था, तो सभी 10th वालों को उसमें प्रमोट कर दिया गया था, इसलिए कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम दे नहीं पाया था। तो आपके सभी लोगों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस है वो क्या है? एकदम नया है। बोर्ड एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल क्या है बेटा? नया है। तो उस नए बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आखिर हम जाएंगे तो कैसे अटेंड करेंगे उस क्लास को हम अटेंड कैसे करेंगे, है ना? तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि इंटरमीडिएट की कॉपी और हाई स्कूल की जो कॉपी है वो किस प्रकार से दिखाई देती है, ऊपर से किस प्रकार से दिखाई देगी। वह लगभग A4 साइज़ का होता है, लगभग A4 साइज़ की एक कॉपी होती है, लाइनिंग की हुई, और उसके ऊपर से एक पेपर का कवर कह लीजिए चढ़ाया गया होता है, जैसे कि आमतौर पे आपके किताब पर लगा हुआ होता है ऊपर से, और उसी पे आपको अपने नाम तो नहीं लिखने होते हैं लेकिन रोल नंबर डिजिट में, रोल नंबर वर्ड में, और आपको डेट, टाइम, सेंटर का नाम, ये सारी चीज़ें क्या करनी होती हैं? कंप्लीट फिलअप करनी होती हैं। फिलअप करनी होती हैं। अगर आप 10th में इस साल जा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए, अगर आप 10th में और जा रहे हैं तो 10th में इस बार OMR सीट नए प्रचलन में लाया गया है। OMR सीट के जरिए आपको क्या किया जाएगा? उसमें फिलअप कराने के लिए कहा जाएगा। अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि हाई स्कूल के OMR सीट जो होगा वो रोल नंबर से ही स्टार्ट होगा, यानी कि रोल नंबर से ही आपको OMR सीट क्या करने होंगे? शुरू करने होंगे। आपके स्कूल में OMR सीट पर शायद हो सकता है काम भी कराया होगा। 10th एग्ज़ाम की बात हो रही है, 10th एग्ज़ाम में। 12th में अभी ये प्रोसेस नहीं आया है। 10th और 12th दोनों के लिहाज से अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम के कॉपी का एनालिसिस करें कि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी को लिखेंगे कैसे, तो आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है कि जब आप नाम फिलअप कर लेंगे, तो नाम फिलअप करने के बाद जब कॉपी को आप उस पहले पेज को जब पलटेंगे, जब दूसरे पेज में जाएंगे, तो दूसरे पेज में आपको उस पेज का जो लगभग बेस जो दिखाई देगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। कुछ ऐसे लाइनिंग की गई होगी, एक कॉपी होगी, कुछ ऐसे लाइनिंग की गई होगी जिसमें ऊपर यहाँ पे पिन करके कुछ कोड लिखे गए होते हैं, जो आपका कॉपी कोड होता है, कॉपी का कोड माना जाता है उसे, और वही कोड यहाँ पेपर के ऊपर भी होता है। और ये लाइनिंग की गई है जिसमें आपको क्वेश्चन क्या करने होते हैं? लिखने होते हैं। ये लाइनिंग की गई है जिसमें आपको क्वेश्चन क्या करने हैं? लिखने होते हैं। इसी में क्वेश्चन को लिखने के दौरान आपको ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है, और क्वेश्चन नंबर में आपको अगर A B C D या फिर क ख ग करके अगर कोई ऑप्शन दिया हुआ है तो आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आप A लिख रहे हैं तो ऐसे A लिखिए और यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से आपको क्या स्टार्ट करना है? आंसर लिखना स्टार्ट करना है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, इसे जब आपको कॉपी बोर्ड एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो आपको लगभग 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलेगा।
3 घंटे 15 मिनट का क्या मिलेगा बेटा, समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का, जिसमें 15 मिनट यानी कि शुरुआत के जो 15 मिनट हैं, या शुरुआत के 15 मिनट आपको पेपर रीडिंग के लिए मिलता है, पेपर रीडिंग के लिए मिलेगा। जो हाई स्कूल में है वो भी ध्यान से सुने, और जो 12th में है उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वो भी समझ ही रहे हैं, बोर्ड एग्जाम उनके पास भी फर्स्ट टाइम आया है। ये 15 मिनट जो आपको पेपर रीडिंग के लिए मिल रहा है, तो इसको पेपर रीडिंग में ही लगाइएगा। आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि जल्दबाजी में आ करके और इस 15 मिनट को बचाने के चक्कर में कि चलो हमने पेपर पढ़ा, कोई एक क्वेश्चन हमको आ गया, ये आ रहा है हमको, तो हम लिखना शुरू कर देते हैं। कोई एक क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को हम नंबरिंग करके क्या करना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। क्या करना है आपको, ये 15 मिनट का जो टाइम है, इस 15 मिनट के टाइम को पूरा यूटिलाइज करना है पेपर रीडिंग में, पेपर को ध्यान से पढ़ना। और अगर 15 मिनट आपके लिए पेपर पढ़ना बहुत इनफ टाइम है, तो आप पेपर रीडिंग 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, संभव हो तो 4 बार कीजिए, लेकिन सिर्फ 15 मिनट आपको सिर्फ क्या करने हैं, पेपर पढ़ने हैं। न तो आपको लिखना है, न तो कॉपी देखनी है, न कुछ और देखना है। 15 मिनट आप इस कॉपी को फिलअप करने के बाद अपना रोल नंबर, अपना सेंटर, अपना डेट, अपना डे, ये सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट फिलअप करने के बाद अपने पेपर पर, अपने जब आपका पेपर मिलेगा तब से आपको 15 मिनट भरने के लिए मिलेगा। कॉपी आपको और पहले मिल जाएगी, कॉपी आपको क्या होगी 5 मिनट और पहले मिल जाएगी, 5-10 मिनट पहले ही मिल जाएगी कॉपी, जिसमें आपको नाम वगैरह लिखना है। उसके बाद आपको पेपर मिलेगा तो उसमें आपको 15 मिनट दिया जाएगा पेपर रीडिंग के लिए, तो आप पेपर रीडिंग ही कीजिएगा। पेपर रीडिंग करते समय ध्यान क्या देना है, जब आप पेपर रीडिंग करते हैं तो आपके सामने 2 चीज़ें निकल करके आती हैं, या तो पेपर इजी होता है और या तो पेपर हार्ड होता है। या तो पेपर क्या होगा, इजी होगा, और या तो पेपर क्या होगा, हार्ड होगा। अगर पेपर इजी होता है तो आप खुशी से उछल पड़ते हैं, खुशी से क्या होते हैं, उछल पड़ते हैं, फील गुड में आ जाते हैं, यार तरीके पूरा ही तो पढ़ के आए हैं, जितना है सब हमको पता है, हमारा नाम लिख देंगे। उछलने की जरूरत नहीं है। वह इजी पेपर है तो भी आपको 3 घंटे लिखने के लिए मिल रहे हैं, अगर वह हार्ड पेपर है तो भी आपको 3 घंटे लिखने के लिए मिल रहे हैं। आपने अपने होम एग्जाम को देते हुए एक चीज़ नोटिस किया होगा, अगर आप 10th में हैं तो भी आपने बहुत सारे यूनिट टेस्ट और एग्ज़ाम आपने अपने स्कूल में दिए होंगे। अगर आप 12th में हैं तो आपने भी कई सारे यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड और बहुत सारे होम एग्जाम दे करके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी भी पेपर आसान होता है, जब कभी भी पेपर क्या होता है, आसान होता है, तो उस आसान पेपर को जल्दबाजी में करने के कारण हम माइनर मिस्टेक कर जाते हैं, बहुत माइनर क्या कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। इसलिए यह इजी पेपर हमें बहुत ज़्यादा नंबर गेन करने नहीं दे पाता है, हम बहुत ज़्यादा इसमें नंबर गेन नहीं कर पाते हैं इजी पेपर में। लेकिन जब हार्ड पेपर होता है, जैसे ही आप पढ़ते हैं एक बार, पेपर को रीड करते हैं, और रीड करने पर जब आपको लगता है कि नहीं पेपर तो मुश्किल बना हुआ है, जैसे ही आपको लगता है पेपर मुश्किल है, आपकी मेंटालिटी यह बन जाती है कि मुझे इस पेपर को सॉल्व करने में सावधानी बरतनी होगी। आप तुरंत केयरफुल हो जाते हैं। जैसे ही पेपर को पढ़ने पर लगता है कि ये इजी है, आप तुरंत केयरलेस हो जाते हैं। ये माइंड का सेटअप है, ऑटोमेटिक यह माइंड का सेटअप है। आज जैसे ही पेपर इजी होगा आप केयरलेस हो जाएंगे, जैसे ही पेपर इजी होगा आप क्या होंगे, केयरलेस। जैसे ही पेपर हार्ड होगा आप क्या हो जाएंगे, केयरफुल। आपको करना क्या है, जब पेपर इजी हो चाहे पेपर हार्ड हो, आपको पेपर कम से कम 3 बार पढ़ना है। कम से कम उस पेपर को जो आपके सामने आया है, चाहे वो हिंदी का ही क्यों ना हो। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो हो सकता है कि आपका हिंदी की जगह पे कंप्यूटर हो, तो कंप्यूटर का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, साइंस का हो, एसएसटी का हो,
किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, मैं चाहता हूं कि आप शुरुआती जो 15 मिनट हैं, इस 15 मिनट में कम से कम 3 बार बड़ी ही सावधानी से उस पेपर को पढ़िए। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? यह ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसमें फायदा यह मिलेगा कि अगर पेपर इजी होगा तो 3 बार पढ़ने से आपको आंसर लिखने में किसी भी तरह की माइनर मिस्टेक की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो कोई भी माइनर मिस्टेक नहीं होंगे। अगर वह पेपर हार्ड है तो विश्वास कीजिए, जिन क्वेश्चन के जवाब आपको कंप्लीट नहीं आ रहे थे, 3 बार पढ़ने से कुछ क्वेश्चन के जवाब आपको याद भी आ जाएंगे। आपको यह प्रोसेस पता चल जाएगा कि उस हार्ड क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्यूट करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल मिल जाएंगी। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आपको उस 15 मिनट को पढ़ने में इस्तेमाल करना है, न कि उस 15 मिनट का इस्तेमाल किसी और चीज़ में करना है। जब आप पेपर को लिखना स्टार्ट करेंगे, जब आप कॉपी लिखना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे कि आपका पेज ये है कॉपी, कई बच्चे क्या करते हैं, दूसरा माइनर मिस्टेक, ये पहला। दूसरा करते हैं लाइनिंग, कॉपी को लाइनिंग करते हैं। यहां से स्केल लगा करके इधर और यहां से स्केल लगा करके इधर, ऐसे लाइनिंग करते हैं। सोचिए, कम से कम 6 पन्ने की कॉपी होती है, कम से कम 6 पन्ने की कॉपी होती है, यानी कि लगभग आपको 6 दूना 12 दोनों पेजेस पे अगर आप कॉपी अंडरलाइन करते हैं, ऐसे अगर आप लाइनिंग करते हैं तो उसमें टाइम जाता है। चलिए हम मान लेते हैं कि आप शुरुआत की कॉपी को लेकर के अगर आप ऐसा अंडरलाइनिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा आपके पास समय है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बी कॉपी ले रहे हैं और आपके पास बी कॉपी जब आपने लिया तो आपके पास या तो 15 मिनट का समय होता है या तो आधे घंटे का समय होता है, बहुत मैक्सिमम समय होता है तो 45 मिनट का। यही समय आपके पास बचा होता है बी कॉपी लेने के दौरान। क्या उस समय भी आप उस बी कॉपी को, जबकि आपके पास समय कम है, सवाल ज़्यादा है, आपके बचे हुए हैं प्रश्न, तो उस समय भी क्या आपको ऐसे लाइनिंग करने की ज़रूरत है क्या? तो लाइनिंग करने से बचें और उस पेज को फोल्ड कर लें। इधर से ऐसे फोल्ड कर ले और इधर से ऐसे फोल्ड कर रहे, इतना स्पेस बन जाएगा और इसके बीच में आप लिखने की कोशिश करें। इसके बीच में आप लिखने की कोशिश करें। जो ही यह पेज भर जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा, जैसे यह पेज भर जाएगा आपको ईच एंड एवरी पेजेस, आपको ईच एंड एवरी पेज, हर पेज पर अपना रोल नंबर लिखना है। ध्यान दीजिएगा, हर पेज पर, जैसे ही आप PTO लिखते हैं, प्लीज टर्न ओवर, तो लिखते ही लिखते हैं, तो प्लीज टर्न ओवर लिखने के पहले, थोड़ा सा पहले, नीचे की लाइन में हर पेज पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। जो भी आपका रोल नंबर हो, जो भी आपका रोल नंबर हो, XYZ, जो भी आपका रोल नंबर है, उस रोल नंबर को वहां पर जरूर लिखें। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना टाइम उसमें क्यों दें हम रोल नंबर लिखने में? अगर आप रोल नंबर नहीं लिखते हैं तो इस तरह की पॉसिबिलिटी पहले भी कई बच्चे झेल चुके हैं, आपके साथ भी हो सकता है, आपके साथ न हो। इन चीज़ों से बचने के लिए आप इसमें रोल नंबर लिखेंगे और वो पॉसिबिलिटी है क्या, वो इंसिडेंट है क्या जो आपके साथ भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% होता ही है, लेकिन ये हो सकता है, कई बच्चे इसका शिकार हो चुके हैं। और होता क्या है, मैंने अभी कहा कि जो कॉपी आपको मिलती है उस कॉपी के ऊपर एक पेपर लगा होता है जो बीच में बहुत ही बढ़िया से नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कह सकते हैं कि इस तरह स्टेपल किया गया होता है, उस कॉपी के साथ, आपके मेन कॉपी के साथ जोड़ा गया होता है कि उसे अगर आप चाहें तो पिन को उसके फैला करके, उसके स्टेपल को फैला करके आपके मेन पेजेस को, पूरे पेजेस को निकाला जा सकता है और निकाल करके उस बच्चे की कॉपी में डाला जा सकता है जिसका मुझे पैसा मिला है या जिसका मैंने जिम्मेदारी लिया हुआ है कि इस बच्चे का पेपर मैं अच्छा कराऊंगा। ऐसा मैं कर सकता हूं, ऐसे टीचर्स कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये बार बार रोल नंबर लिखने हैं।
बार बार रोल नंबर लिखने से यह होगा कि स्टेपल को वैसे निकाल करके अगर पेजेस निकाले भी जाएंगे तो रोल नंबर के चलते ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाएगा। इसलिए यह सावधानी भी आप बरतेंगे, नहीं तो आपके पूरे साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। मेरे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं बच्चे लाइव जो इस चीज़ का शिकार हुए हैं। रोल नंबर पहले बच्चे नहीं लिखते थे, पहले मतलब आज से अगर 5 साल 6 साल पहले की बात करें तो बच्चे रोल नंबर नहीं लिखते थे, उनको जानकारी नहीं होती थी, उन्हें लगता था बोर्ड एग्ज़ाम है तो ईमानदारी से होती होगी। लेकिन आप जानते हैं बोर्ड एग्ज़ाम कितनी ऑनेस्टी से बच्चे देते हैं या कितनी ऑनेस्टी से सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अपने आप को बचाने के लिए ऐसा काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप केमिस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब यह है कि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो कैलकुलेटिंग हो, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो क्या हो बेटा, कैलकुलेटिंग हो, तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि जो रफ वर्क होता है, कोशिश ये करना है कि जो रफ वर्क होता है उस रफ वर्क को यहाँ क्वेश्चन जब लगा रहे हैं आप जिस क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन के ठीक यहाँ पर जो साइड में जगह बचा हुआ है, जो आपने स्केल से ऐसे कर रखा हुआ है या आपने फोल्ड करके रखा हुआ है, यहीं पर रफ वर्क लिख करके और इसके रफ वर्क को यहीं पर इसके सामने ही करें। कई बच्चे या कई स्कूल या कई टीचर ऐसा बता देते हैं कि आप पीछे जाकर के लास्ट में रफ वर्क करेंगे। मत कीजिएगा ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, ध्यान से समझिए। जब कॉपियां चेक होती हैं, जब कॉपी चेक किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, तो जब कॉपी चेक होता है बेटा, तो अगर कोई प्रॉब्लम आपने यहां पर सॉल्व किया हुआ है और उसका रफ वर्क यहां पर है, तो इन द केस पहले आपने रफ किया होगा, तो रफ में आपने कंप्लीट क्वेश्चन किया होगा, फिर आप आएंगे फेयर में, तो फेयर में आकर के आप सवाल कर रहे थे, उसी दौरान बेल बज गई और आपकी कॉपी छिन गई, या किसी कारण बस आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो एग्जामिनर सिंपैथी के तौर पर आपके इस रफ वर्क के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देख करके आपको उसका कम से कम 60% मार्क देता ही देता है, यह निश्चित है। तो सोचिए, अगर आप इस रफ वर्क को इस क्वेश्चन के सामने यहां न लिख करके अगर पीछे कॉपी के किया हुआ हो, तो क्या एग्जामिनर के पास इतना टाइम है कि वह आपके इस क्वेश्चन के लिए आपके रफ वर्क को ढूंढने जाएगा? कई बार अगर ये क्वेश्चन गलत भी हो जाए, आपके जल्दीबाजी में लिखने से या जैसे भी अगर गलती भी हो जाती है, तो रफ वर्क को देख करके नंबर मिल जाते हैं। इसलिए आप जिस भी सवाल को, यानी कि किसी भी सवाल का अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं, रफ वर्क ले रहे हैं, तो आप रफ वर्क उसके सामने करें। इसीलिए तो ये लाइनिंग की जाती है, उस रफ वर्क के लिए ही लाइनिंग की जाती है, और इसके बीच में आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत सी चीज़ों का लाभ मिलेगा, बहुत सी चीज़ों को आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। सेकंड, अगर हम चौथा तो ये था मैथ प्रॉब्लम, पांचवी चीज़ ये है, ध्यान दीजिए, जब इजी पेपर है, मैं जानता हूं कि आपने पूरे साल भर पूरा प्रिपरेशन किया हुआ है, और साल भर जब प्रिपरेशन आपने किया हुआ है, तो आपके पास जब इजी पेपर आता है तो आप उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। या हो सकता है कि आप अपने दोस्त, अपने रिलेटिव या अपने किसी पहचान वाले को दिखाने के चक्कर में कि मैंने अपने मैथ का पेपर, या मैंने अपने फिजिक्स का या साइंस का पेपर हाई स्कूल में है तो, या इंग्लिश का पेपर या हिंदी का पेपर, मैंने तो 1.5 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया था, 1.5 घंटे में कंप्लीट करके मैं बैठा हुआ था, 2 घंटे में लिख करके मैं बैठा हुआ था। ये वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वाहवाही लूटने की ज़रूरत नहीं है, शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि
आपको उस पूरे 3 घंटे का इस्तेमाल करना है। हार्ड है तो 3 घंटे लग ही जाने हैं लिखने में, अगर इजी है तो आपको ये शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं 2 घंटे में लिख के बैठ गया, मैं 3 घंटे में लिख करके बैठ गया। आपको पूरे टाइम का यूज करना है, पूरे टाइम का यूज करना है। 3 घंटे का पेपर है तो पूरा 3 घंटा लगाइए आप लिखने में, विदाउट एनी हेजिटेशन, एनी एग्रेशन। यू मस्ट कंप्लीट योर टाइम। आपको अपना पूरा टाइम पूरा करना है। ऐसा करने से आपके गलती करने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसा करने से आपके गलती करने के चांसेस कम हो जाएंगे, इसलिए आप पूरा टाइम लेंगे। क्यों? वहां पर देखिए कोई रेस नहीं लगी हुई है। ऐसा नहीं ना है कि कोई रेस है जिसमें आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है और 25 मिनट का टाइम है। ऐसा कोई रेस तो लगा नहीं है वहां पर। रेस तो है नहीं कि उस दौड़ में चलिए हम 5 किलोमीटर के उस रेस को हम 25 मिनट में न दौड़ करके हम तो 20 मिनट में ही कंप्लीट कर लेंगे तो हम फर्स्ट आ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं, इसमें ऐसा रेस की तो बात हो नहीं रही है। इसलिए आप पूरा टाइम यानी कि 3 घंटा, अगर 3 घंटे में पूरे में अगर अपना पेपर सॉल्व करते हैं तो आपकी गलती करने के चांसेस कम होंगे, जिसका फायदा ये मिलेगा कि आपका रिजल्ट बेहतर होगा। जिसका फायदा ये होगा कि आपको आपका रिजल्ट क्या मिलेगा? बेहतर मिलेगा। नहीं तो अगर आप पेपर के दिन ही शो ऑफ के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में, अगर आपने 3 घंटे के पेपर को 2.5 घंटे में करने की कोशिश की, 2 घंटे में करने की कोशिश किया और आप करके बाहर तो जा करके गेट के बाहर निकल करके आप बोल देंगे कि हाँ मैंने तो 2 घंटे में ही कर लिया, तुम्हारा कितने देर में हुआ। अक्सर बच्चे बात करते रहते हैं। यहाँ दिखाने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आप पता चल जाएगा कि आपने अपनी कॉपी में कितना लिखा था, और वह पेपर आपने 2 घंटे में लिखा था या 3 घंटे में लिखा था, या ऐसा कोई बच्चा जो लिखते लिखते उसकी कॉपी छिन गई थी, समय कम पड़ गया था, उसका कितना है। तो आपको यहां पर शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह के शो ऑफ करने की जरूरत आपको नहीं है। और एक बात यह है, आपको जब तक अपना क्वेश्चन न हो जाए, जब तक आप अपने क्वेश्चन कंप्लीट न कर लें पूरी ईमानदारी से, तब तक आप किसी दोस्त रिश्तेदार के चक्कर में न पड़े कि उसका मैं लिखवा दूं फिर मैं लिखूंगा। ऐसे चीटिंग के तो चक्कर में पड़े ही मत। चीटिंग की तो होने की पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। तो इन सब चक्करों में पड़ करके अपना समय बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ने की कोशिश कीजिए जो कि आपने पढ़ा है, और इस दौरान बस इन नियमों को अगर आप फॉलो करते हैं कॉपी लिखने के दौरान, जो भी मैंने बताया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जरूर 4 से 5 मार्क तो बढ़ ही जाएंगे अगर आप इस प्रोसेस को बड़े ही धैर्यता से अपनी कॉपी को लिखने में अगर लगाते हैं तो। अदरवाइज आपकी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे आप लिख सकते हैं।